आज की इस वीडियो में क्लास 10 के हिंदी का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है 20 के दांत है, जिसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। इस कहानी को पूरा विस्तार से समझेंगे और मैं 120% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद ये चैप्टर पूरी तरह से आपके कब्जे में हो जाएगा। इसका पूरा प्रश्न उत्तर भी आप सेकेंडों में, चुटकियों में देखते देखते हल कर पाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इसको डायग्राम और पिक्चर के माध्यम से आपको आसान भाषा में समझाऊंगा कि ये पूरी कहानी क्या है। ये पूरा कहानी 100% आपको समझ में आ ही जाएगा। कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी। देखिए 20 के दांत, ये आपका क्लास 10 के हिंदी का दूसरा चैप्टर जिसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा जी। तो सबसे पहले लेखक परिचय जान लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में यहां से भी आते हैं। तो लेखक परिचय में सबसे पहले जानते हैं इनका जन्म कब हुआ था। तो 18 फरवरी 1916 को इनका जन्म कहां हुआ था, तो पटना के बदरघाट में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामअवतार शर्मा था। इनका माता का नाम रत्नावती देवी था। और इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में देखिए, रचना तो इनका बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में दृष्टिकोण और साहित्य का इतिहास दर्शन। और सबसे ज्यादा में दृष्टिकोण ही पूछा है कि दृष्टिकोण किनकी रचना है, तो नलिन बिलोचन शर्मा की है। साहित्य के इतिहास दर्शन में पूछा अभी तक, तो इनकी ये किनकी रचना है, तो नलिन बिलोचन शर्मा की है। नलिन बिलोचन शर्मा की है। रचनाएं बहुत सारा है, लेकिन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जो आ सकते हैं, उसी की चर्चा हम लोग करेंगे। इनका मृत्यु कब हो गया, तो इनका मृत्यु 12 सितंबर 1961 में हो गया इनका मृत्यु, ठीक है। अब देखते हैं इस कहानी में कौन कौन पात्र है, मुख्य पात्र किनका किनका योगदान है। तो इस कहानी में 4 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। सेन साहब, कासू, गिरधर, मदन। ये सेन साहब है जो धनी मनी व्यक्ति है। ये खोखा है जो सेन साहब का पुत्र है। ये गिरधर लाल है जो सेन साहब की फैक्ट्री में काम करता है। और ये जो है ना गिरधर लाल का बेटा है जिसका नाम है मदन, ठीक है। तो इस कहानी में इन 4 लोगों का महत्वपूर्ण शुरू से अंत तक योगदान है, ठीक है। इसमें इस कहानी का जो हीरो है वो मदन है, और कहानी का जो खलनायक है वो कौन है, सेन साहब और उसका बेटा खोखा है। यानी बड़का खलनायक, बड़का गुंडा सेन साहब है और छोटका गुंडा खोखा है। अब चलिए कहानी को समझते हैं। ये कहानी कहां से शुरू होती है। ये कहानी शुरू होती है सेन साहब से। पहला देखिए चैप्टर की मुख्य बातें लिखा हुआ, इसी 9 पॉइंट के आधार पर मैं इस चैप्टर को समझाऊंगा। पहला में बात करना है सेन साहब की धन संपत्ति और उनके परिचय बारे में बात करना है। यानी सबसे पहले मैं कहानी शुरू करना है सेन साहब से, ठीक है। देखिए सेन साहब जो अपने जमाने के धनी मनी व्यक्ति है, इनके पास उस जमाने में देखी जाए तो 7 लाख का चमचमाती कार थी। उस जमाने में 7 लाख की इनके पास चमचमाती कार थी। इनकी 5 गो पुत्रियां थी जो एक कठपुतली के समान है। 5 पुत्री के लिए अलग अलग नियम कानून लगाए गए थे, लेकिन इनका एक पुत्र भी था जो ना उम्मीद आंखों का तारा था। यानी कई वर्ष बीतने के बाद, कितना पूजा पाठ करने के बाद, कितना साधु संत को दिखाने के बाद, हई बेचारा जो था सेन साहब का एक बेटा जन्म लिया जिसका नाम रखा गया खोखा। इसका एक और नाम था, इसका नाम पड़ गया कासू। यानी सेन साहब का पुत्र था खोखा। यानी सेन साहब धनी मनी व्यक्ति है। इनके पास फैक्ट्रियां है, कंपनियां है, बहुत ज्यादा लोग इनके पास काम करते हैं। इनके पास चमचमाती कार है। इनकी 5 लड़कियां हैं। इनका एक बेटा भी है जो ना उम्मीद आंखों का तारा है, ठीक है ना। एक ही संतान है जो इनका वारिस था, जो इनके पूरे धन संपत्ति का मालिक होने वाला था, ठीक है। अब देखिए, अभी तो ये रहा था सेन साहब का परिचय, ठीक है। अब सेन साहब के फैक्ट्री में काम करने वाला कौन था, गिरधर लाल, जिसको किरानी कहा गया। यानी सेन साहब के धन संपत्ति यानी फैक्ट्री में काम करने वाला किरानी कौन था, गिरधर लाल था। गिरधर लाल के बेटे का नाम था मदन, ठीक है। तो ये पहला परिचय सेन साहब के बारे में जानना था कि धनी मनी व्यक्ति थे, इनके पास कार था, इनके पास फैक्ट्रियां थी, ये धनी मनी व्यक्ति थे, अपने जमाने के राजा महाराजा के समान थे, ये पूरा धनी मनी थे, ठीक है। अब देखिए सेन साहब की तो ये चर्चा हो गई। अब दूसरी बात में चर्चा करनी, इनकी 5 बेटियां और 1 लड़का है। सेन साहब की कितनी बेटियां, 5 बेटियां। सेन साहब की कितनी बेटियां, 5 बेटियां और उनका 1 लड़का जिसका नाम है खोखा। ये 5 बेटियां हंस नहीं सकती है, खिलखिला नहीं सकती है, कहीं जाकर पढ़ नहीं सकती है, कुछ कर नहीं सकती है। देखिएगा मतलब है इन पर बहुत तरह के नियम थे, लेकिन वही खोखा जो था इसके लिए कोई नियम नहीं था। ये अपने जीवन के नियमों अपवाद था। कई बार क्वेश्चन करता है कि खोखा अपवाद कैसे था, किन नियमों में अपवाद था, तो अपने जीवन के नियम में अपवाद थे, अपने घर के नियम में अपवाद था, ठीक है ना। ये जो खोखा था, जो लड़का था सेन साहब का, ये 5 बेटियों को मारा भी करता था। अगर ये 5 बेटियां जो ना खोखा कोई काम धाम नहीं करता, खोखा मारा करता था, लेकिन फिर भी ये 5 लड़कियां कुछ नहीं कहा करती थी, क्योंकि वो सेन साहब का एक लौटा ना उम्मीद आंखों का तारा था। इसी कारण से सब लोग इसका खोखा का मानदान करते थे। और ज्यादा लाड़ प्यार दुलार की वजह से संतान बनता नहीं, ये बिगड़ता है। देखिएगा जिसका एक संतान होता है या तो वो बनिए जाएगा, अंत साफ बिगड़िए जाएगा, ठीक है। तो यहाँ खोखा बिगड़ा हुआ है, बिगड़ जाता है, क्योंकि एक संतान है और उसी में माँ बाप 5 बहन पूरा प्यार पर प्यार, दुलार पर दुलार दिए जा रहा है, तो ये बनने का कोई चांस ही नहीं था, ठीक है। तो ये जो खोखा था ये अपनी 5 बहनों को मारा करता था। 5 बेटी के अलग अलग नियम कानून था। वो कठपुतली के समान थी, हंस नहीं सकती है, बोल नहीं सकती है, कहीं जाकर पढ़ नहीं सकती है, लेकिन खोखा अपने जीवन के नियमों में अपवाद था, कुछ भी कर सकता था, कोई उसे रोकने वाला नहीं था। इसके बाद तीसरे पॉइंट में चर्चा करना था खोखा को इंजीनियर बनाना। जो सेन साहब थे खोखा को क्या बनाना चाहते, इंजीनियर बनाना चाहते थे। सेन साहब
खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि इनको लगता था कि हमारा बेटा जो है ना गाड़ी को फोड़ फोड़ के, जैसे चलते चलते गाड़ी में सुई घोप देता था, चलते चलते गाड़ी में ढेका लेके शीशा फोड़ दिया करता था। तो सेन साहब को लग रहा है कि बाप हमारा बेटा तो शीशा फोड़ के टायर के मतलब हवा निकाल के देख रहा है, सीखना चाहता है काका, इसका मतलब इंजीनियर बनना चाहता है। यानी जो खोखा था, खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे कौन? सेन साहब। अब बताइए आप तोड़ फोड़ करिएगा तो इसका मतलब इंजीनियर बनेगा। अरे वो शरारत था उसका, तो लेकिन उस शरारत में भी इनको कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ दिखाई दे रही थी। किनको? सेन साहब को। तो सेन साहब अपने बेटे को, किनको? बेटा को, जिसका नाम था खोखा, उसको इंजीनियर बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी हरकत देखकर वैसा वो करना चाहते थे। ठीक है। इसके बाद आगे चलकर मदन और ड्राइवर के बीच विवाद होता है इस कहानी में। यानी जो सेन साहब की चमचमाती मान लीजिए कि एक कार थी, ठीक है ना। तो ये जो मदन था, मदन अपनी माँ के साथ गया था इनके क्योंकि उनके पिता यहीं पर काम करते थे सेन साहब के पास। तो वहीं पर सेन साहब के पास ये मदन की माँ और मदन गए थे वहां पर, ठीक है। तो मदन को जो सेन साहब की जो 7 लाख की चमचमाती कार थी, उस जमाने में एक कार आ जाने का मतलब बहुत वैल्यू था यार, देखिएगा। तो वो जो कार था ना, उसको मदन छूना चाहा। तब तक जो ड्राइवर था, जो सोफर था कार का, सोफर का मतलब ड्राइवर ही होता है, वो मदन को ढकेल लेता है, जिसके कारण से घुटने से, पैर के घुटने से, हाथ के घुटने से, दोनों से खून आने लगते हैं। इसी बीच लेकर मदन ड्राइवर से लड़ने लगता है, झगड़ने लगता है। तब सेन साहब बाहर निकलते हैं और दोनों को डांट कर वहां से भगा देते हैं। फिर सेन साहब जो थे, सेन साहब किसको बुलाते हैं? सेन साहब गिरधरलाल को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो तुम्हारा बेटा जो था हमारे कार को छू कर फोड़ना चाह रहा था, ये करना चाह रहा था, ऐसे ऐसे लड़के ही आगे चल के चोर, गुंडा, डाकू, बदमाश बनते हैं, तुम अपने बेटे में सुधार करो। ठीक है। इनका बेटा टायर में सुई घोंपे, शीशा फोड़े तो ठीक था, इनका बेटा इंजीनियर बनना चाह रहा था। जबकि मदन सिर्फ उस गाड़ी को, उस कार को छूना चाह रहा था, देखना चाह रहा था कि आखिर कैसा कार है, कितना आकर्षक है। इसी बात को लेकर सेन साहब उसके पिता से बोल रहे हैं कि तुम्हारा बेटा ऐसे ही लड़के आगे चल के चोर, डाकू, गुंडे, बदमाश बनते हैं। अब बताइए। अब सेन साहब गुस्से में जाता है और मदन की खूब पिटाई कर देता है। ठीक है। खूब पिटाई करता है, कहा गया छूने के लिए, ये है वो है डिस्टेंट, खूब पिटाई करते हैं। मदन जो है ना अपने पिताजी से डर जाता है। ठीक है। क्योंकि पिटाई करने के बाद कोई भी डर जाता है। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के दौरान कहानीकार यही दिखाना चाहते हैं कि जो ये मदन लड़ाई लड़ा, गरीब था, लेकिन फिर भी वो अमीर से लड़ाई लड़ा, क्योंकि वो अपने हक की लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहा, अपने आप को सही साबित करने की प्रयास कर रहा। कौन? मदन। ठीक है। ऐसा होना चाहिए। हर गरीब को, हर असहाय आदमी को अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, भले वो आपके सामने वाला कैसा भी आदमी क्यों ना हो। अगर आप गलत नहीं है, चाहे कुछ भी आपके जीवन में कितनी बड़ी मुसीबतें क्यों नहीं आ जाए, आप उससे आंखें मिलाकर, नजरें मिलाकर डट कर सामना कीजिए, क्योंकि भगवान उसी को मुसीबत देते हैं जो अपने जीवन में मुसीबतों का सामना कर सकता है। ठीक है। तो सेन साहब, गिरधरलाल आता है, अपने बेटे मदन की खूब पिटाई करता है, खूब मार मारता है। किसकी? मदन को बहुत मार मारता है। उसके बाद क्या होता है कि अब मीटिंग हो रही है। कहाँ? अब हॉल में सेन साहब, पत्रकार महोदय और भी बहुत सारे लोग वहां पर बैठे हुए हैं। ठीक है। तो सेन साहब और पत्रकार महोदय के बीच क्या कुछ बातचीत हो रही है। बातचीत होने के बाद सेन साहब बातचीत के दौरान एक बात हमेशा दोहरा रहे थे। ये जो सेन साहब थे, बातचीत के दौरान पत्रकार महोदय से कह रहे थे कि मैं तो अपने बेटे को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाने जा रहा हूँ। यही बात बार बार बोल रहे थे कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर, बिजनेसमैन बनाने जा रहा हूं। ठीक है ना। लेकिन वहां पर कोई कुछ बोल नहीं सकता था। क्यों नहीं बोल सकता था? क्योंकि वहां पर मालिक थे, कुछ कोई बोलेगा तो उसको निकाल सकते थे सेन साहब। इसी कारण से सब कोई उनकी बातों को सुनकर रहा करता था। फिर सेन साहब पूछते हैं पत्रकार महोदय से कि बताइए आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं। तो पत्रकार महोदय बोलता है कि मेरा बेटा जो कुछ भी बने, जेंटिलमैन जरूर बने, और जो कुछ भी बने अपने दम पर बने, नेक इंसान बने, अपने दम पर बने, अपने मेहनत के दम पर, अपने संघर्ष के दम पर बने। तो ये बात सुनकर सेन साहब ऐंठ कर रह जाते हैं। तब तक बाहर से कुछ फूटने की आवाज आती है। तो पत्रकार महोदय, सेन साहब, सब कोई बाहर निकलते हैं। अब बाहर निकल कर देखते हैं तो खोखा जो था वो हेडलाइट फोड़ फोड़ के सबका देख रहा होता है। मतलब सबका गाड़ी जितना भी लगा हुआ था, मीटिंग हो रहा था, सबका हेडलाइट फोड़ दिया था, फोड़ के चेक कर रहा था। तो सेन साहब हंसने लगते हैं और कहते हैं सभी से, देखो मेरा बेटा शीशा फोड़ के, हेडलाइट फोड़ के, सब फोड़ फोड़ के देखो इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा है, देख रहा है। ठीक है। लेकिन वहां पर कोई कुछ बोल नहीं पाता है, क्योंकि किसी के आप काम करिएगा तो उसका जवाब तो आप दे नहीं पाएगा, मालिक का अब जवाब नहीं दे पाएंगे, देंगे तो निकाल ही देगा। सब कोई वहां पर थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा कर रह जाता है। ठीक है। लेकिन सेन साहब भी देखिए वहां पर क्या करते हैं, कहते हैं कि मेरा बेटा देखिए इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा है, देख रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है कहाँ क्या होता है। ये नहीं बताया कि वो गलती किया है। उनकी गलती में भी इनको कुछ ना कुछ चीजें सही नजर आती थी सेन साहब को। ठीक है। अब क्या होता है कि खोखा के लिए क्या करते हैं, ये बढ़ई एक बुलाते हैं, क्योंकि इन्हें लगने लगा था कि हमारा बेटा अब तो इंजीनियर बनेगा, तो एक बढ़ई बुलाते हैं ताकि ठोक ठाक करके कुछ सीखे। तो बढ़ई आता है, खोखा को सिखाना चालू करता है। तो खोखा क्या करता है कि लकड़ी लेके, कांटी लेके बढ़ई में ठोक ठाक करने लगता है, बढ़ई भाग जाता है।
अब बताइए, बढ़ई सिखाने आया तो बढ़ई में काटी ठोकने लगा था ये, तो बढ़ई वहां से क्या होता है, भाग जाता है। फिर भी बेचारा सेन साहब बनाना चाहते थे खोखा को इंजीनियर, ठीक है ना। अब देखिए, अभी एक समय की बात है कि मदन अपने दोस्तों के साथ अपनी गली में, अपने गाँव की जहाँ पर रहता था वहाँ पर लट्टू नचा रहा होता है, तो वहाँ पर पहुंच जाता है खोखा, यानी हंस के झुंड में, हंस के मतलब हंस के जोरों में, हंस के झुंड में यहाँ पर ये जो था ना, ये कौआ शामिल हो गया लड़ने के लिए, मतलब लट्टू खेलने के लिए। मदन अपने दोस्तों के साथ लट्टू नचा रहा होता है, तब तक वहां पर खोखा पहुंच जाता है और पहुंच के कहता है हमको लट्टू दो नचाने के लिए। तो मदन कहता है कि जा, तुम्हारे यहाँ पर कोई चारा नहीं चलने वाला, जा तू अपने बाप के सोफे पर राज कर, तुमको लट्टू हम लोग नहीं देंगे। फिर मदन खोखा बोलता है कि नहीं देगा तो तुमको मार देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मदन बोलता है कि तुम अपना जो मारने का जो प्रक्रिया ना, डांटने का, बोलने का, कुछ भी करने का, अपने बाप भी चलाना, हमें भी मत चलाना, ये सब बातें। तो खोखा क्या करता है, ये खोखा जो है ना मदन को खींच के एक मुक्का मारता है पेट में। तब मदन भी कहाँ रहने वाला, मदन भी टूट पड़ता है खोखा पर। मदन भी क्या करता है, खोखा पर टूट पड़ता है, मदन भी खोखा पर टूट पड़ता है। इतना मार मारता है, इतना मार मारता है कि मदन के 2 20 का दांत टूट जाता है। मदन को वहां डर से भागना पड़ता है, मदन इतना न मार मारता है, खोखा का जो 20 का दांत था 2 टूट जाता है। तो खोखा का 20 का दांत टूटता है, मदन का रहे, ठीक है। तो मदन इतना मार मारता है खोखा का कि उसका 20 का दांत खोखा का टूट जाता है, खोखा वहां से भाग जाता है। देखिए, जब ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं तब इनका दोस्त सिर्फ देख रहा होता है, मजा ले रहा होता है। क्या कर रहा होता है, मजा ले रहा होता है। लेकिन अगर इनके दोस्त जो थे अगर मदन का थोड़ा सा और मदद करते तो कासू का, खोखा का ज्यादा पिटाई हो गया रहता। और वो इनके सेन साहब किस पर कंप्लेन करते, वहां पर ढेर बच्चे थे तो किस पर कंप्लेन करता, किसी पर नहीं कर पाते। लेकिन एक मदन जो था खोखा को मार मारा और सब दोस्त जो था इंजॉय ले रहा था। एक क्वेश्चन हमेशा करता है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, लेकिन उसी स्थिति में जब झोपड़ी वाले की मदद करते हैं तो जीत झोपड़ी वाले की होती है। कैसे, तो याद रखिएगा, वही एग्जाम्पल है कि मदन का दोस्त अगर पूरा उसका साथ देता तो उसका कब का थोबड़ा खोखा का बिगड़ गया होता। तो वही बात है कि अगर झोपड़ी वाले महल वाले में लड़ाई हो तो महल वाले जीतेंगे, क्योंकि उनके पास हथियार है, बहुत बड़े बड़े पैसे हैं, मतलब बहुत ज्यादा पैसे हैं, बहुत बड़े बड़े हथियार है, मजबूत है, वो हर तरह से समृद्ध है। लेकिन गरीब वाले जब आपस में मिलते हैं, सारी झोपड़ी वाले मिल जाएंगे तो गरीब वाले अमीर वाले का छक्के छुड़ा देंगे। तो छक्का छुड़ा दिया जाता है खोखा का, और कब, जब मदन का दोस्त उसके साथ मिलकर खोखा का और पिटाई करता है, ठीक है ना। मदन चलिए इतना मार मारता है खोखा को, उसका 2 20 का दांत आसानी से तोड़ देता है और वहां से खोखा क्या होता है, भाग जाता है। अब ये सब बात जाके खोखा अपने पिताजी को, सेन साहब को बताता है कि पापा देखिए ना, मार के दांत तोड़ दिए, आंख फुला दिए, सारा बात बताता है किसे, पिताजी से। पिताजी से सेन साहब गुस्सा होते हैं और गिरधालाल को बुलाते हैं, गिरधालाल चलो तुमको आज से काम से हम क्या किए, निकाल दिए। गिरधालाल को काम से क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। अब मदन जो था डर रहा था कि अगले बार सिर्फ कार छुए थे तो पिताजी बहुत मार मारे थे, इस बार तो उनके सेन साहब का बेटा को हम मारे हैं, तो इसका मतलब आज तो पिताजी हमको छोड़ेंगे नहीं। रात होता, रात को मदन जो है ना अपने घर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा होता है। तब तक एक जो लोटा था वो उनके पैर से टकराया था, मतलब एक बर्तन ही था, पैर से टकरा जाता है। और जब टकराने की आवाज आती है तो गिरधालाल और उनकी पत्नी बाहर निकलते हैं तो मदन को देख लेते हैं। अब मदन को देखने के बाद मदन सिहर जाता है कि आज पिताजी बहुत मार मारेंगे। लेकिन इस बार गिरधालाल अपने बेटे को मारता नहीं है, गले से लगा लेता है और शाबाशी देता है कि बेटा आज तूने वो काम कर दिया जो मैं नहीं कर सका हूं। मतलब उनके बेटे के आंखों पर जो पर्दा पड़ा था प्यार दुलार का, इंजीनियर का, तूने सब उतार दिया और तूने एकदम क्या किया, सही किया, ठीक है ना। तो इस तरह से कहानी का हीरो, कहानी का नायक कौन था, ये मदन था, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जितना आसान भाषा मैंने आपको समझा दिया शायद आपको कोई समझा नहीं सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो को जितना हो सके सभी लोगों के पास शेयर करिए। और हाँ देखिए, इस कहानी को अगर एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि सारा क्वेश्चन आप बना पाइएगा। एक क्वेश्चन अगर आपका छूट जाए तो कमेंट करके आप बताइएगा, क्योंकि जिस आधार पर मैंने कहानी समझा ये कहानी विस्तार से आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को कुछ लोगों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।